नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे मित्र के क्वेश्चन आ रहे थे। दीपक सोलंकी जी हैं, वो हमसे पूछना चाह रहे थे कि मार्केट में बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसा क्या कारण हो गया कि मार्केट वन वे गिरती जा रही है, वन वे टूटती जा रही है। देखो क्या है कि एक FPI के कारण गिर रही है मार्केट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो निवेशक होते हैं ना, FPI, वो क्या है, एक तरफा बिकवाली कर रहे हैं। अभी उन्होंने इन 16 दिनों में, इस महीने का 16 दिनों में 92,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। मतलब 92,000 करोड़ रुपए का माल भी बेच चुके हैं। ऐसा नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने भी खरीदा है। एक तो FPI माल बेच रहे हैं और एक FII माल बेच रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके चक्कर में शेयर मार्केट में इतनी बिकवाली चल रही है। और भी एक दो विषय हैं, जैसे कि जो प्राइवेट इक्विटी माल बेच रही है। जैसे कभी आपने देखा होगा यामा का शोरूम आया, 2 शोरूम थे यामा की एक कंपनी के, उसको IPO 8,400 करोड़ रुपए दे दिए थे। मतलब मार्केट में एक अलग ही तरह का यूफोरिया बना हुआ, ठीक है। और एक मार्केट के अंदर ना वैल्यूएशन भी एक मैटर करती है। अभी मार्केट में जो स्टॉक की जो प्राइस है ना, वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे चले गए। पिछले अगर 4 साल की बात करें ना, तो ऑल ओवर निफ्टी 12,000 से जो उसने रन चालू किया, 12,000 के आसपास था, वो 3 गुना तो निफ्टी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वो तो निकालना स्वाभाविक कहते हैं। और दूसरा क्या है, जो रिटेल भाई है ना, देखो जो भी जिसे भी नुकसान होता है ना, नुकसान कब होता है, जब उसे एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं मालूम रहता कि एंट्री फ्रेमवर्क क्या है और एग्जिट फ्रेमवर्क क्या है। ले तो लेते हैं, बस उनको निकलने का नहीं मालूम रहता, तो वो फंस जाते हैं। अगर हम ऑल ओवर बिकवाली की बात करें तो 2020 में जो FII ने बिकवाली करी थी, जो उस समय सबसे बड़ी गिरावट आई थी, 65,000 करोड़ की बिकवाली की थी। DIA ने खरीदा भी था 2020 में माल, 55,000 करोड़ का माल खरीदा था DIA ने। 2022 में फिर एक गिरावट आई थी स्टॉक मार्केट में। उस समय जो FII थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 54,200 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। 50,000 का FII DIA ने माल भी खरीदा था। फिर अभी अगर हम 16 दिन की बात करें इस महीने में, FII ने 92,200 करोड़ रुपए का माल जो बेच चुके हैं। और वो भी अभी इसलिए सस्टेन किया हुआ है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना, DII, उन्होंने लगभग 56,000 का माल खरीदा है। अगर ऑल ओवर इस साल की बात करें ना, कि इस साल में मार्केट से कितना पैसा निकल गया, तो 2,42,000 करोड़ रुपया इस मार्केट से निकल गया है। कैसे? जैसे उदाहरण से समझो, होंडाई का IPO आया, कंपनी ने मांगे थे 27,000 करोड़ रुपए, 28,817 करोड़, मिल गए 40,000। तो कहाँ से गया? मार्केट से तो निकल के गया वो। या तुम्हारा यामा का एक IPO आया था, है ना। और अधिकतर जैसे वारी रिन्यूएबल का आ रहा है, ये जो IPO आ रहे हैं, ये जो प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे प्रमोटर ही प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी के जरिए पैसा निकल रहा है, QIP के जरिए पैसा निकल रहा है। ऐसे लगभग अगर हम बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग को मार्केट ऑब्जर्व कर चुका है। स्टॉक मार्केट 4 लाख करोड़ की सेविंग को ऑब्जर्व कर चुका है। अगर इतनी सेलिंग नहीं की होती तो आज मार्केट कहीं हो रही होता। देखो, जब रेट कट आया था, सब लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि FII का पैसा भारत में आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि जब भी जो US में अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा, वो स्वाभाविक है, नॉर्मल है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसमें कोई वो समझने की बात है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो वहाँ पे लगभग 3% हुआ करती थी, वो भी बढ़ के 4.5% हो गई, मतलब 4.5% हो गई है। तो जो निवेशक हैं वो सेफ और सिक्योर रास्ता चुनते हैं। और अभी देखा वो गोल्ड में भी एक तरफा तेज़ी आती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड डॉलर मजबूत होगा, पिछले 11 सालों में 56 रुपये पे डॉलर था 2012 के आसपास, अभी 84 पे पहुंच गया है। तो जो हम क्या है, गोल्ड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं देश में। हम भारत में तो गोल्ड बनता नहीं है। भारत को जितना गोल्ड की आवश्यकता रहती है, भारत क्या है, गोल्ड को इंपोर्ट करता है। तो हम खरीदते हैं डॉलर में। तो डॉलर जितना मजबूत होगा ना, उतना अपने यहाँ गोल्ड के प्राइस और बढ़ेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कमज़ोर होगा,
है ना। एक जो एसएमई और मिड कैप स्मॉल कैप में जो यूफोरिया अलग ही चल रहा है विदाउट अर्निंग। देखो अगर आपकी कंपनियों में अर्निंग नहीं है और आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को खरीदे जा रहे हैं तो वो सस्टेन नहीं करेगा। उसको आप ऐसा समझो, अगर आपकी गाड़ी ढलान पे है, वो स्टार्ट भी नहीं है, चाबी भी नहीं है उसमें और तेल भी नहीं है, तो वो जब तक ढलान पे है जब तक ढल रही है वो, लेकिन अगर वो एक रुक गई तो वो नहीं चल पाएगी। फिर वो उसको चलने के लिए उसमें पेट्रोल होना ही चाहिए। पेट्रोल क्या है, कंपनियों में अगर अर्निंग नहीं है, सेल्स नहीं है, तो आप लाख प्रयत्न कर लो आपको नुकसान ही होगा। और एक वैल्यूएशन मैट्रिक भी होता है, आपको कोई भी स्टॉक का प्राइस एक वैल्यू देख के लेना पड़ता है। ऐसा नहीं आप कभी भी कुछ भी उठा लो। देखो ग्लोबली जो निवेशक है ना, उनका जो फोकस है वो भी शिफ्ट हो रहा है चाइना जैसे देशों में। और कंपनी के जो क्वार्टर 2 के जो जुलाई अगस्त सितंबर के जो नतीजे आ रहे हैं ना क्वार्टर 2 के, वो बहुत ही डाउन आ रहे हैं। मतलब ना अर्निंग में है ना प्रॉफिट है, तो वो क्या है कि एक तरफा कंपनी जिसके भी रिजल्ट आया, रिजल्ट ख़राब आया ना तो एक तरफा गिरता है वो। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो आप, 7% गिरा। नेस्ले जैसी कंपनी 6-7% गिरी। तो क्या आपको लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस कभी इफेक्ट होने वाला है? कंज्यूमर कंपनी है। और आने वाले ये शॉर्ट टर्म के पैनिक है, आने वाले 10 साल 20 साल इंडिया के हैं। तो उसका कारण है क्योंकि देखो जो लंबे समय में आपको इसलिए समझना पड़ेगा, इंडिया के लंबे समय इसलिए है कि भारत की जो भी यूथ है उसकी जो एज है वो 30 से 50 के बीच में है। और अधिकतम जो व्यक्ति एक्सपेंड करता मतलब खर्च करता है ना, उसकी एज 50 तक, मतलब 25 से 50 के बीच की जो एज होती है ना, इसी बीच में वो गाड़ी, टीवी, एलईडी, मोबाइल, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है ना। तो देखो ग्रोथ तो आएगी, ये तो तय है। भारत 142 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या रखता है। मतलब भारत का आने वाले 20 साल हैं। बट ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि अभी जो एफआईआई है वो माल बेच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें पैनिक सा लग रहा है कि यार कैसे होगा क्या होगा। लेकिन आने वाले 20 साल इंडिया के ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो मत नहीं है। दूसरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी थोड़ा सा क्या तनावपूर्ण चल रही है। इज़राइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चाइना, ये सब आपस में झगड़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है ना। अभी देखो आज क्रूड ऑयल महंगा हो गया, 4 रुपये बढ़ गया। क्रूड ऑयल एक दूसरे से एक दूसरा लिंक है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारत कच्चा तेल मतलब खरीदता है, खरीदने के बाद ही उसे बनाते, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। और आपको लंबे समय में अच्छी कंपनी को स्टॉक उठाने हैं जिसमें अर्निंग हो, ग्रोथ हो और कंज्यूमर कंपनी हो। जो ऐसे नहीं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनी है, आपने 160 के पी पे ले ली, कहाँ सस्टेन भाई। 50-60 के पी पे तो आपको अगर एफएमसीजी कंपनी मिल रही है ना, तो वो बहुत अच्छे मानी जाती हैं। जैसे नेस्ले हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ये हमेशा चलने वाले बिजनेस हैं। ये आपको 40-50 के पी पे मिल जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और आप एक ऐसे बिजनेस को उठा ले रहे हो जिसकी ग्रोथ का कोई चांस नहीं है, और वो भी 30 या 40-50 के पी पर नहीं, सस्टेन नहीं करेगा। ये जो कंपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, उनका जो पी है 15 से 20 तक बस बहुत हो गया, बहुत हो गया 15 से 20। अगर आपने 15-20 ले लिया। और रविंद्र जी पूछ रहे हैं पेपर इंडस्ट्री तो हमेशा ही सस्ती रहेगी। इतनी देर में सुबह न्यूज़पेपर आता है, इतनी देर में तो मोबाइल में 4 बार खबर आ जाती है। तो साथियों ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये बहुत पॉइंट, अगर आपको पैसा बनाना है लंबे समय में, तो इस चीज़ से नहीं बनेगा कि आपने स्टॉक कितना अच्छा ख़रीदा, इस चीज़ से बनेगा कि आपने ख़राब तो नहीं ख़रीदा। ख़राब से निकल जाना है। हम निवेशक की क्या समस्या होती है कि वो ख़राब स्टॉक को रोक कर रखता है। जो निवेशक बनाती है मार्केट, वो किसे बनाती है, वो उसे बनाती है जो वो बोलता है मैं तो निवेशक हूँ। निवेशक नहीं है भाई, तू फंसा हुआ है, मजबूरी है तेरी, निवेशक नहीं है। आपको 2000 का प्रॉफिट आ रहा होता है, जो कोई अच्छा स्टॉक होता है 2000 के प्रॉफिट में आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, 3000 का। और जो ख़राब स्टॉक होता है वो आपको 4000 5000 का लॉस देता है, आप उसमें लॉस बुक नहीं करते, उसको आप नीचे और एवरेज करते चले जाते हो, और एवरेज करते चले जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मार्केट
के साथ चलना है, मार्केट के आगे नहीं चलना। और कंपनियों को बिजनेस मॉडल पढ़ने हैं और ये देखना है किस में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। कंज्यूमर कंपनी है या तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। अभी जैसे पीएसयू, रेलवे, डिफेंस ऊपर से टॉप से 30-30, 40-40% नीचे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि एक लेवल होता है, वो वहाँ से 10-10 गुना हुए भी तो हैं। अगर वो उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लाभ क्या रहा? तो साथियों ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और एक अलग ही तरह का मार्केट में यूफोरिया चल रहा है। जिन कंपनियों की कोई अर्निंग नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी मतलब जो भी निवेशक नए आए हैं ना, जो कोविड के बाद के निवेशक हैं, वो उन्होंने घाटा देखा नहीं है पोर्टफोलियो में। उन्हें क्या लगता है कि मार्केट केवल ऊपर ही चढ़ती है। ये साइकिल है, ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी। तो उन्होंने ये साइकिल देखे तो है नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं, मार्केट तो मतलब ऊपर ही जाती है। ऐसा नहीं, आपको अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस मॉडल, अच्छे सेम प्राइस पे लेकर रखने पड़ेंगे और लंबे समय में पैसा बनेगा, नो डाउट। पर अभी थोड़ा सा पैनिक है, पोर्टफोलियो में पैसा लेकर रखें, ओवर लेवरेज मत रहें, जो प्रयास करें कि लेवरेज ना हो और बिजनेस मॉडल को समझें। और कंज्यूमर, एफएमसीजी और इन सब चीज़ों और लार्ज कैप की ओर थोड़ा सा रुख करें, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं ना, वो टॉप से 30% गिरने के बाद भी, उसके बाद भी वो 30% गिर जाते हैं। लार्ज कैप में थोड़ा सा एक सेफ्टी बनी रहती है, वे ऑफ सेफ्टी रहती है कि उसमें गिरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और ये थोड़े दिन की पैनिक है। अब एफआईआई माल बेच ही रहे हैं, तो देखो डीआईआई भी खरीद रहे हैं उसके मुकाबले, पर थोड़ा उतना नहीं खरीद पा रहे हैं। ये चलेगा जब तक अमेरिका का इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता। इलेक्शन में कौन जीतता है, डोनाल्ड ट्रंप जीतती है या कमला हैरिस जीतती है, ये तब तक चलेगा और उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इंडिया, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप केवल देखिए और कुछ मत कीजिए। ट्रेडर है तो जो ट्रेडिंग है वो बहुत सोच समझ के कीजिए। और अगर उपवास ले लिया जाए ट्रेडिंग से तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेडिंग अभी ना करिए, क्योंकि मार्केट आपको कुछ सिखा के जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ करें। कैपिटल सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट में जो निवेशक आते हैं वो बाहर क्यों निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाते हैं मतलब एग्जिट हो जाते हैं, उसका कारण क्या है कि उनको लॉस बुक करना नहीं आता। मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है, आपको शेयर मार्केट करनी या नहीं करनी वो आपका पर्सनल डिसीजन है। पर आप जब भी स्टॉक मार्केट में उतरो तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में बना के उतरो कि यार मेरे को लंबे समय में निवेश करना है और निवेशक बनना है, ट्रेडर नहीं बनना। अच्छी कंपनियां उठाओ, अच्छा बिजनेस मॉडल लो, है ना, जिसमें आने वाले 4 साल 5 साल का फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसा बिजनेस लो और 3-4 साल नो टेंशन रहो। अगर तुम ट्रेडिंग करोगे तो आपको मानसिक तनाव होगा और आप उसे देख नहीं पाओगे। आज 5,000 कम हो गया, 4,000 कम हो गया, नहीं देखना। अच्छा बिजनेस मॉडल लो। साथियों, गिरने का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि जो प्रमोटर है वो भी माल बेच रहे हैं, है ना। हर कोई प्रयास कर रहा है, क्यूआईपी के जरिए माल बेच दे रहा है। जोमेटो माल बेचने के लिए आ जा रहा है। अभी होंडाई ने आईपीओ ले आया, होंडाई की जैसे आईपीओ, ये सब पैसा निकलता तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट से ही है ना। अगर कोई आईपीओ आया तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिट मारूंगा, जो मेरे पास स्टॉक है उसे इन कैश करूँगा पैसे को, फिर उसका आईपीओ खरीदूँगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग करें, अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से सलाह करके ही करें। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट अवश्य खुलवाएं। धन्यवाद, थैंक यू।